हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग, एक और धमाकेदार, एक और धांसू सेशन अपने सभी बच्चों के लिए। यानी कि ये वो सेशन है जो आप कोई सी भी क्लास में हो, आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वो सेशन है, ध्यान से सुनना, ये वो सेशन है जो सभी बच्चे देख सकते हैं और 100% काउंट ऑन मी, इस सेशन के बाद तुम्हारा जो रिजल्ट होने वाला है या जो तुम्हारे एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड बनने वाला है, उस रिपोर्ट कार्ड के लिए यह सेशन मार्क बूस्टर साबित होने वाला है। मतलब डेफिनेटली इस सेशन के बाद तुम अपने रिपोर्ट कार्ड में 2 से 3% का इजाफा कर दोगे। 100% 2 से 3% का इजाफा हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि हाउ टू राइट एग्जाम लाइक अ टॉपर, मतलब हम सोचते हैं कई बार कि यार ये टॉपर भी हमारे साथ क्लास में बैठकर वही पढ़ता है जो हम पढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि इसको भी उतना ही नॉलेज है जितना हमें, इनफैक्ट कई बात पे तो हमें यह लगता है हमें उससे ज्यादा नॉलेज है। लेकिन फिर मन में यह सवाल आता है कि यार ये एग्जाम में हमसे ज्यादा मार्क्स लेकर कैसे आता है? मतलब ये क्या ऐसा करता है, इसके पास कौन सी बाबा की गुट्टी है या कौन सा चूड़न ये खा रहा है कि ये एग्जाम में अचानक से टॉप कर देता है। और मैं लिख कर दे सकता हूं ये बात कि हर क्लास में तुम देखोगे कि एक बच्चा ऐसा है जो क्लास में बिल्कुल डल रहता है। बिल्कुल, टीचर ने पूछा कभी हाथ नहीं उठाएगा कोई किसी बात पर, कभी टीचर ने कोई सवाल कर लिया तो इसका जवाब इसको नहीं आता होगा। मतलब कुछ ऐसे बच्चे रहेंगे हर क्लास में जो बड़ा डल रिस्पॉन्स देते हैं और उन बच्चों को तुम ये देखकर उन बच्चों के बारे में ये सोचते हो कि यार ये क्या पास हो पाएंगे, ये तो पास हो ही नहीं पाएंगे, इनका या तो रिपोर्ट कार्ड पासिंग मार्क्स के बराबर ही आएगा या जस्ट ये पास हो पाएंगे या टीचर ने कुछ बोनस मार्किंग कर दी तो उसके दम पर पास होंगे। लेकिन जब असलियत में रिपोर्ट कार्ड आता है, असली में जब रिजल्ट आउट होता है, तो तुम्हें लगता है कि उस बच्चे ने तुमसे ज्यादा भी स्कोर कर लिया। तो तुम ये सोचते हो कि यार ये ऐसा क्या कर दिया जो स्कोर कर गया इतने सारे मार्क्स। और वही कुछ बच्चों के साथ ये कन्वर्स भी होता है, क्लास में बहुत अच्छे, क्लास में रिस्पांस बहुत अच्छा देते हैं। मतलब टीचर ने सवाल पूछा नहीं कि उससे पहले उठ के ही आंसर दे दिया। मतलब टीचर से उल्टा टीचर से ये सवाल कर ले कि मैडम अच्छा ये बताओ कि अगर ये एक्स उधर चला गया तो -x होगा तो फिर क्या होगा। मतलब ये कुछ भी कर लेते। तो तुम्हें लगता है अरे यार इसको तो सब कुछ आता, पता नहीं कौन से चैनल को फॉलो कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन जब तुम रिजल्ट में उसके मार्क्स देखते हो तो तुम्हें लगता है कि यार तू क्लास में तो बड़ा हो सकता था, हमें तो लगता था तू टॉप मारेगा, लेकिन तेरे मार्क्स तो बड़े कम आए। तो पता नहीं उसने ऐसा क्या किया कि उसके जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो नंबर उसको कायदे में मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। तो इन दोनों और तीनों बातों का खेल क्या है? इन दोनों और तीनों बातों का खेल है कि आपका पास जो नॉलेज है वो नॉलेज को आप अपनी आंसर शीट में कैसे उतार रहे हो। वो जो 3 घंटे का एग्जाम है, आप उस 3 घंटे में अपने आंसर को, अपने सॉल्यूशंस को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अपने 3 घंटे के उस एग्जाम में आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की क्या अप्रोच लगा रहे हो, ये सारी बातें उस पर निर्भर करती हैं। तो होता है ना, जब हम क्लास में देखते हैं कि जो बच्चा बिल्कुल डल होता था सडनली उसके मार्क्स अच्छे आ जाते थे, और जो बच्चा बहुत एक्टिव, प्रोएक्टिव था क्लास में, उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे। तो खेल किसका है? एग्जाम को लिखने के तरीके। वो 3 घंटे कैसे क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना है, कैसे अपनी आंसर शीट में अपने आंसर और सोल्यूशन उतारना है और लिखना है, उसके तरीके में अंतर है। और यह ही तरीका डिफर करता है टॉपर्स को बाकी बच्चों से। आप देखना, कभी भी सीबीएसई टॉपर की आंसर शीट्स जारी करता है, आप देखना पुराने टॉपर्स के आंसर शीट्स आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे। तो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनके आंसर शीट में आप देखना कि क्या ऐसा किया उन्होंने कि उन्होंने टॉप कर दिया। पुराने सारे स्टूडेंट्स के आप आंसर शीट्स को देखना, तो आपको समझ में आएगा, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी। उन्हीं कुछ की पॉइंट्स पर आज हम अपने इस सेशन पर फोकस करने वाले हैं। उन्हीं कुछ की पॉइंट्स पर आज हम अपने सेशन में बात करने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि भाई कैसे सबसे अच्छे तरीके से हम एग्जाम को लिख सकते हैं, अपने दिमाग में जो हमारे आंसर से, जो सॉल्यूशन से फलाने क्वेश्चन के, कैसे हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
क्योंकि देखो खेल है रिप्रेजेंटेशन का। जब चेकर के पास कॉपी जाती है, इवैल्यूएटर के पास कॉपी जाती है, तो उसके पास कॉपी ही जाती है, तुम्हारा ब्रेन नहीं जाता है, तुम्हारा दिमाग नहीं जाता है। तो तुमने जो चीजें पढ़ रखी हैं वो तो तुम्हारे दिमाग में है, तुमने सारी क्लासेस अटेंड करी, तुमने 100% अटेंडेंस दी, तुम हर टीचर के फेवरेट निकले स्कूल में, तुम्हें सारे कंसेप्ट आते हैं, तुमने बाकी बच्चों के मुकाबले पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया हो, तुमने 3 बार रिवीजन कर लिया हो, मानता हूं मैंने तुमने सारी चीजें कर ली हो, लेकिन ये सारी चीजें अभी भी तुम्हारे दिमाग में ही स्टोर है ना। और अगर इवैल्यूएटर को दिमाग दे दिया जाए चेक करने का तो तुम टॉप कर जाओगे, मैं लिख कर दे रहा हूं। लेकिन इवैल्यूएटर के पास दिमाग नहीं जाता भैया, इवैल्यूएटर के पास आंसर शीट जाती है। तो फिर इस बात पे बहुत डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके दिमाग में जो चीजें हैं, आपके दिमाग में जो थ्योरी है, आपके दिमाग में जो आंसर से, सॉल्यूशन से, आप उनको पेपर में कैसे उतारोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। और फिर वो आंसर शीट जाएगी इवैल्यूएटर के पास, उसको वो चीज जैसी समझ आएगी, जैसी लगेगी, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। और यही भाई साहब जो टॉपर होता है ना, वो यही बाजी मार जाता है। उसको ये खेल पता है, टॉपर को इवैल्यूएटर के दिमाग का खेल पता है, उसे पता है कि इवैल्यूएटर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तुम्हें तो ये लगता है कि क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ आंसर क्या है इसका आंसर तो मैं दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें आंसर क्वेश्चन को दिखाने के लिए नहीं देना, तुम्हें आंसर इवैल्यूएटर को दिखाने के लिए देना है। तो तुम्हें भी इवैल्यूएटर का जो क्वेश्चन पेपर तुम्हारा आंसर शीट चेक करेगा, उसके दिमाग को समझना जरूरी है, और यही टॉपर बाजी मार जाता है। लेकिन आज से इस सेशन के बाद हर स्टूडेंट वो बाजी मारेगा, क्योंकि मेरा हर स्टूडेंट क्या बन जाएगा, टॉपर। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें जो टॉपर समझ जाता था, आज वो हम सारी चीजें ओपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, लिखकर आप लोगों को मेरे को कमिट करना पड़ेगा कमेंट में कि आप इसको एग्जीक्यूट भी करोगे अपने एग्जाम्स में। ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो डजंट मैटर। हालांकि ये सेशन थोड़ा सा सब्जेक्टिव जब एग्जाम्स होंगे तब ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन आपको ये एग्जीक्यूट करना है व्हेनेवर एंड वेयरएवर यू विल गिव एग्जाम। तो आप जब भी एग्जाम दोगे आपको ये एग्जीक्यूट करना है। तो फिर आप देखना आपके मार्क्स क्या आते थे और क्या आने लगेंगे। टॉपर और आप में कोई अंतर नहीं है, आप टॉपर हो क्लास के। अब वो तुमसे पूछेगा, तुम्हारी आंसर शीट देखेगा कि यार तू बता तू क्या लिख कर आया था भाई, वो इस तरीके से बात करेगा। क्लियर हो गया? तो तुम्हें सिर्फ समझना है चेकर के दिमाग को, तुम्हें सिर्फ समझना है इवैल्यूएटर के दिमाग को। क्योंकि देखो इसमें गलती क्या इवैल्यूएटर की भी नहीं है, उसके सामने जैसी चीज परोसी जाएगी वो उस हिसाब से मार्क्स दे देगा, उसके हिसाब से जैसी चीज लिखी होगी वो उस हिसाब से मार्क्स दे देगा। अब क्या है, इवैल्यूएटर जो आते हैं, तुम्हारे एग्जाम मार्च अप्रैल में जनरली हो जाते थे। जैसे मैं एक जनरल ट्रेंड की बात करूं, कोविड से पहले की बात करूं, एक स्टैंडर्ड डेट जो होती थी मार्च तक तुम्हारे एग्जाम खत्म होते थे। कॉपी तुम्हारी अप्रैल मई में चेक होती थी, भरी गर्मी में चेक होती है कॉपी। अब उन इवैल्यूएटर को भरी गर्मी में स्कूल में या कहीं पर ऐसी जगह पर बुलाया जाता है जहां वो बैठ के कॉपी चेक करते। भरी गर्मी में इतने सारी कॉपियों का बंडल उनको दे दिया जाता है चेक करने के लिए। अब आधी तो चिड़ वहीं आ गई इवैल्यूएटर को, आधा दिमाग तो वहीं सटक गया कि यार ये इतने भरी गर्मी, इतनी सारी कॉपी और मेरे को फटाफट जल्दी चेक करना है। तो उसको कोई तुमसे हमदर्दी नहीं है, इवैल्यूएटर को कोई तुमसे हमदर्दी नहीं है कि नहीं ये बच्चा अच्छा है इसको तो मैं ऐसे, क्योंकि इवैल्यूएटर को तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता है। उसके पास जब आंसर शीट जाती है तो तुम्हारा नाम वाली रिसीट जो रहती है, जितना पार्ट रहता है उसको फाड़ दिया जाता है। तो इवैल्यूएटर के पास तक वो रिसिप्ट भी नहीं जाती है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा रहता है फ्रंट पेज पर। तो सिर्फ इवैल्यूएटर को जो आंसर्स दिए जाते हैं वो कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसा है, क्या सही वैल्यू आई है, क्या आंसर कंसेप्चुअली सही है, इन सब बातों पर इवैल्यूएटर मार्क्स देता है। तो उनको कोई हमदर्दी नहीं है, उनको सिर्फ क्या करना है, जैसी कॉपी परोसी जाएगी वैसी कॉपी उनको चेक कर देनी है। तो उनको इतने बड़े बंडल में, इतनी भरी गर्मी में इतनी सारी कॉपियां चेक करनी है, तो वो पर्सनली इतना ज्यादा कोई टाइम तुमको देने नहीं वाले किसी कॉपी पर। तो तुम्हें यह कोशिश करनी है कि उनके सामने बिल्कुल सजी हुई थाली लगाओ, बिल्कुल साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, प्रॉपर हैंडराइटिंग वाली तुम उनको कॉपी दो। क्योंकि जहां उन्हें समझ में नहीं आया उन्हें लाल पेन से क्रॉस मार देना है और जीरो देकर आगे अगले पेज पर पलट जाना है। क्योंकि एक तो दिक्कत क्या है, गर्मी इतनी है, ऊपर से इतना बड़ा बंडल है और तुम बाकी नहीं पता इवैल्यूएटर के दिमाग में क्या चल रहा है।
कौन घर से वाइफ से लड़कर आया है, कौन सास के ताने सुनकर आई है, तुम कुछ नहीं जान सकते इधर। और वो देखा तो वो घर वाला गुस्सा हो सकता है कॉपी पे भी निकल जाए, कुछ कह नहीं सकते भाई। हो सकता है वो घर का गुस्सा, बीवी से कोई पिटकर आया हो, कोई सास के ताने सुनकर आया, तो वो लड़ाई तुम्हारी कॉपी पे निकल जाए, क्योंकि तुम्हारी कॉपी उनको बहुत घटिया लग रही है। तो ये मौका नहीं देना है अपने को। और टॉपर ये बात जानते हैं, टॉपर जानते हैं इवैल्यूएटर के दिमाग से खेलना। वही चीज अब मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर हो गया? तो अब इस सेशन में हम कुछ पॉइंट्स की बात करने वाले, कुछ पॉइंट्स को समझने वाले कि कैसे हम भी टॉपर हो सकते हैं। हम टॉपर को फॉलो करना छोड़े, हम खुद टॉपर बन जाएंगे, टॉपर हमें फॉलो करना चालू करे। अब यह तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। उसके लिए पेपर की अप्रोच क्या होनी चाहिए और पेपर कैसे लिखना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि जब पेपर तुम्हें मिलता है तो तुम्हें बोला जाता है सिर्फ पेपर को रीड करें, और वो बोलते हैं एक बैल बजेगी उसके बाद लिखना चालू करें। तो 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम तुम्हें दिया जाता है। उस टाइम पर तुम्हें क्या करना है, पूरे पेपर के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेना है। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देख लेना कि पूरा प्रिंट है कि नहीं है। अगर वो 4 पेज का है, ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे कि 4 प्रिंटेड पेज है, तो इंश्योर कर लेना 4 प्रिंटेड पेज है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो चेंज तुरंत करा लेना। और उस पढ़ने के दौरान एक पेंसिल से डॉट बनाते हुए चलना उन क्वेश्चंस के आगे जो तुम्हें लगता है कि यार इसका आंसर तो मेरे को रटा है, अभी दिमाग में बिल्कुल बैठा है, और तुरंत उनको मार्क कर लेना, सो दैट जैसी लिखने वाली बेल बजेगी कि जब तुम लिखना स्टार्ट कर सकते हो, तुम उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना जो तुम्हें आते हैं। सीक्वेंसिंग डजंट मैटर। मान लो तुम्हें पहला क्वेश्चन आता है, उसके बाद 4th क्वेश्चन आता है, तो 2nd और 3rd के लिए तुम स्पेस मत छोड़ देना। तुमने कहा फर्स्ट क्वेश्चन में कर लेता हूं, 2nd और 3rd के लिए स्पेस छोड़ देता हूं, अरे तुम 4th क्वेश्चन नंबर डाल के फर्स्ट के बाद 4th लिख सकते हो। ये कहीं किसी कानून की किताब में ये नहीं लिखा कि क्वेश्चन पेपर को तुम्हें सीक्वेंस में सॉल्व करना है। हां, बस क्वेश्चन की जो सीक्वेंसिंग है, मार्किंग है, वो तुम्हें सही रखनी है। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 4th है, उसके आगे जब तुम सोल्यूशन लिखोगे तो तुम सोल्यूशन 4th ही लिखोगे, तुम सोल्यूशन 2nd नहीं लिखोगे। भले तुम्हारी आंसर शीट का वो 2nd सोल्यूशन है, लेकिन क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तुम 4th क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो वो सोल्यूशन 4th होना चाहिए। मेरी बात समझ पड़ी? तो सबसे पहले जो 10 मिनट तुम्हें मिलते हैं या से 5 मिनट तुम्हें मिलते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, बहुत होते हैं। पेंसिल उठाओ, टिक मत करना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे लिखना या किसी भी तरीके से कोई रफ वर्क करना अलाउड नहीं रहता जनरली एग्जाम्स में। तो ऐसा डॉट बनाना जो तुम्हें ही दिखे सिर्फ, और बाद में उसको इरेज भी कर देना अगर तुम्हें लगे तो छोटे छोटे से डॉट्स बना देना क्वेश्चन के आगे, उन क्वेश्चन के आगे जिनके आंसर तुमको बिल्कुल पता है, क्योंकि वो क्वेश्चन में तुम्हारा समय जाया नहीं होगा, वो तुम्हें टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। और हमेशा वो क्वेश्चन देखना, तुम महसूस करना 50 से 60% हो जाएंगे। मतलब 50%, चलो एटलीस्ट 40% क्वेश्चन तो पूरे पेपर में ऐसे होंगे जो तुम्हें सामने दिख रहा है, इसका आंसर तो मुझे पता है। 40%, 100 मार्क का पेपर है तो 40 मार्क की आंसर तुम्हें पता है। पास होने की टेंशन खत्म। मतलब शुरुआत के 5 मिनट में ही हम पास हो चुके हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, अरे पास तो हो गया 5 मिनट में। तो अब इस पासिंग मार्क्स को बेहतर मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए हम बचा हुआ 2 घंटे 50 मिनट लगाएंगे। मेरी बात समझ पड़ी? 10 मिनट में या 5 मिनट में हमने पासिंग मार्क्स तय कर लिए, उनको पॉइंट आउट करके अब बचे हुए 2 घंटे 50 मिनट में हम क्या, या तुम्हारा 90 मिनट का पेपर है तो बचे हुए 80 मिनट में हम इस पासिंग मार्क को कन्वर्ट करेंगे बहुत अच्छे डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स में। तो यह सबसे पहली चीज है, अटेम्प्ट फर्स्टली दोज क्वेश्चंस विच यू नो, जो तुम्हें आते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमने सेक्शन ए में तुम्हें 3 क्वेश्चन आते तो सेक्शन ए 3 क्वेश्चन, मान लो पहला है, 4th है और 7th है, तो 1st 4th 7th क्वेश्चन सीधा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेक्शन बी में तुम्हें 2 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी के तुम वो 2 क्वेश्चन लिख देना सेक्शन बी डाल के। सेक्शन सी में तुम्हें फिर 5 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी में तुम फिर वो 5 क्वेश्चन लिख देना। इस तरीके से तुम लिख सकते हो। सीक्वेंसिंग को इंपॉर्टेंस नहीं है यहां पर, मतलब पहले के बाद दूसरे लिखना, ये किसी ने नहीं कहा।
सेक्शन ए के बाद सेक्शन ए को पूरा ही अटेम्प्ट करके ही सेक्शन बी में जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सेक्शन बी में सीधे भी आ सकते हो। संपट पड़ी मेरी बात? तो यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ऐसे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके पास होने की जुगाड़ तो पहले ही 10 मिनट में बन जाती है। और जब आप कर चुके हो, पास हो चुके हो, तो फिर अब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वहां पर आपके पास एम्पल टाइम होगा, 2.5 घंटे लगभग, मतलब 80% टाइम आपके पास तब भी होगा, 80-90% टाइम। उस 80% 90% ऑफ द टाइम को आप यूटिलाइज करेंगे स्कोर को आगे बढ़ाने में। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या होगा? उन क्वेश्चंस पर आएंगे जिन पर तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ सोचना है। अब हर क्वेश्चन का सोचने का टाइम डिवाइड कर लो। जैसे मान लो 90 मिनट्स का पेपर है, 90 मिनट्स का पेपर है सपोज, एंड यू आर प्रोवाइडेड विथ 30 क्वेश्चंस, मतलब 30 क्वेश्चन तुम्हें 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। 30 क्वेश्चन तुम्हें 90 मिनट्स में सॉल्व करने। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो एक बात क्लियर हो गई कि एक क्वेश्चन के लिए आइडियली वो कितना टाइम तुमको दे रहे हैं? आइडियली 90/30 दैट इज 3 मिनट्स। आइडियली वो कितना टाइम तुम्हें दे रहे हैं? 3 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, अब 3 मिनट से बहुत कम टाइम तुमने उन क्वेश्चनों के लिए लोगे जो तुम्हें आते हैं। बड़े क्वेश्चन हुए तो ठीक है, लेकिन आइडियली अगर एवरेज देखोगे तो 3 मिनट से कम टाइम तुम लोगे उन क्वेश्चन के लिए जो तुम्हें आते हैं, जो तुम पहले से मार्क करके बैठे हो, उनको सबसे पहले लिख चुके होगे तुम। क्लियर हो गया? तो लगभग मैं मान लेता हूं कि 2.5 मिनट्स तुमने उन क्वेश्चन में निकाल दिया, जो क्वेश्चन की संख्या करीबन 18 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस या 12 क्वेश्चन तो एटलीस्ट होंगे ऐसे। तो सपोज करो, मैं तो कहता हूं तुमने 10 क्वेश्चन में ही 2 या 2.5 मिनट का टाइम लिया एवरेज, 2 मिनट का भी टाइम पकड़ूं 10 क्वेश्चन के लिए, तो तुम पहले 20 से 25 मिनट के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन कर चुके होगे। अब अगले 20 क्वेश्चन करने के लिए तुम्हारा एवरेज टाइम 3 मिनट से बढ़ गया, मतलब तुम्हें 3 मिनट से ज्यादा टाइम अलॉट मिलेगा, यानी कि 4, 4.5 या 3.5 मिनट के आसपास। बहुत है ये, बहुत है ये। अब तुम्हें एक क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आता, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो तुम्हें आ गया वो तो तुमने 2, 2.5, 3 मिनट में कंप्लीट कर दिया। मान लो तुम्हें पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन रटे हुए थे, बिल्कुल उनके आंसर पता हुए थे, तो तुमने वो 10 क्वेश्चन में कितना टाइम जाया किया? 2 मिनट एवरेज के हिसाब से बोलूं तो 20 मिनट। 10 मिनट तुमने स्टार्टिंग का जाया किया तो 30 मिनट, 2.5 घंटा अभी भी बचा है। 3 घंटे का पेपर को अगर मैं रख रहा हूं, बाकी अगर तुम्हारा पेपर 1.5 घंटे का है तो तुम उस हिसाब से प्रपोर्शनेट कर लेना उसे। अब 2.5 घंटे में तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है? अगले 20 क्वेश्चन सॉल्व करने। 2.5 घंटे में अगले 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दें तो 2.5 घंटा मतलब कितना हो गया? 150 मिनट्स। 150 मिनट्स में तुम्हें 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दें, सोच लो कितना टाइम बढ़ गया। मतलब मैं कह रहा हूं ऑन एन एवरेज तुम्हें 5 मिनट भी मिल सकते हैं किसी क्वेश्चन में। 5 मिनट बहुत होते हैं, 4 मिनट भी बहुत होते हैं क्वेश्चन में। अब उन 4 मिनट का यूटिलाइजेशन तुम्हें बड़े दिमाग से करना है। तुम्हें उन क्वेश्चन के आंसर को क्योंकि सोचना है, तो आप कुछ टाइम सोचने में अलॉट करो। कितना टाइम? 90 सेकेंड्स का, 1.5 मिनट का टाइम अलॉट करो। मतलब तुम 1.5 मिनट तक सोचो कि यार ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, उन क्वेश्चन का जो तुम्हें नहीं आते या जो तुम्हें टूटे फूटे आते हैं या जो तुम मन में बना रहे हो। और कैसे सोचना है उसको? ऊपर देखें, गहरी सांस लें और आंखें बंद करें। सांसें गहरी लें और दिमाग में उस क्वेश्चन को घुमाते रहें, ऐसे। क्लियर हो गया? गहरी सांस लेकर ऊपर देखें, आंखें बंद रहनी चाहिए, आंखें खोलोगे तो डिस्ट्रैक्शन दिखेगा। तो तुम आंखें बंद करके उस क्वेश्चन को घुमाते रहो। काउंट ऑन मी, 1.5 मिनट तक अगर वो क्वेश्चन तुम्हें टूटा फूटा आता था तो तुम्हें पूरा आने लगेगा 1.5 मिनट बाद। अगर तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता था तो टूटा फूटा आने लगेगा। दोनों ही परिस्थिति में तुम्हें 91 सेकेंड से उस आंसर को लिख देना है। 91 सेकंड में तुम्हें लिखना चालू कर देना है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास आइडियली 4 मिनट में अगर मैं मानूं एक क्वेश्चन के लिए, उन क्वेश्चंस के लिए, तो लगभग तुम्हारे पास अभी भी 160-170 सेकंड बचे 90 सेकंड्स के बाद। तो वो 160-170 सेकंड में तुम्हें वो आंसर लिखना शुरू कर देना है, लिखना है पूरा।
इसीलिए कभी भी 90 सेकंड से ज्यादा का टाइम उन क्वेश्चंस पे मत ले जाना। तो जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं वो तो 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड में लिख लोगे तुम। मतलब अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम अगर मैं मानूं तो 1 मिनट में तुम एक आंसर लिख लोगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास 3 मिनट आइडियली क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हर क्वेश्चन में 3 मिनट है, तो उनसे तुमने 2 मिनट निकाल लिया, बचा लिया, 2 मिनट सेव कर लिया, और वो उन क्वेश्चन में लगाओ जो तुम्हें नहीं आते या जो तुम्हें सोचना है। उनके लिए क्या करो, पहले 1.5 मिनट सिर्फ सोचो, मत लिखो कुछ। क्वेश्चन पेपर सामने रखो, क्वेश्चन को पढ़ो, सांसें लो, आंख बंद करो, ऊपर देखो और क्वेश्चन को घुमाओ अपने दिमाग में, आंसर मिलेगा उसका। तो नेक्स्ट 90 सेकेंड्स आपको सोचना है, उससे ज्यादा 1 सेकेंड भी नहीं सोचना है। अगर तुमको 90 सेकेंड्स के बाद आंखें खोली और अभी भी तुम ब्लैंक हो, मान लो अगर तुम ब्लैंक हो, दूसरे केस पर चले जाते, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर तुम अभी भी ब्लैंक हो, छोड़ दो वो क्वेश्चन, काउंट ऑन मी, छोड़ दो वो क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, 90 सेकेंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन को सोचने में टाइम मत व्यतीत करना। ये मैं तब बता रहा हूं जब पेपर 3 आवर्स का होगा आइडियली, ठीक है? तो 90 सेकेंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन, अभी मैं टेक्निक और अप्रोच बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन के पेपर को अप्रोच कैसे करना है। तो डू नॉट टेक मोर देन 90 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। और मैं तो 75 लिख लेता हूं, वो कट पिट कर तुम 90 उसको लेकर भी जा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 90 है। हाँ, डू नॉट टेक मोर देन 75 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट द आंसर, टू थिंक अबाउट द आंसर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो 75 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं लेना है, और उसके बाद भी अगर तुम ब्लैंक हो, तुम्हें तब भी नहीं कॉन्फिडेंट है कि क्या आंसर है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, छोड़ दो उस क्वेश्चन को, बाद में देखेंगे, लास्ट में भी टाइम मिलेगा। और 75 सेकंड के बाद अगर आ गया है तो तुरंत लिखना चालू करो। टोटल तुम्हारे पास 240 सेकंड है उसको लिखने के लिए, 4 मिनट है ऑन एन एवरेज। तो अगले 150-160 सेकंड्स में तुम्हें उसका आंसर भी लिखना है, ठीक है? तो यहां से अब ये पास हो चुके हो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा ऑलरेडी हाई है भाई, पास तो तुम ऑलरेडी हो चुके हो शुरुआत के पेपर में। अब तुम उस पासिंग मार्क्स को डिस्टिंक्शन मार्क्स में कन्वर्ट करने का ये प्रयास कर रहे हो। तो ये चीज है सेकंड पॉइंट, डू नॉट वेस्ट मच टाइम, डू नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन क्वेश्चंस दैट यू डोंट नो। मैक्सिमम टाइम इज 90 सेकेंड्स, आइडियली यू शुड वेस्ट 75 सेकेंड्स, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? नेक्स्ट चीज, थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था, नंबर जो सीक्वेंसिंग होगी उसको प्रॉपरली लिखना। सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी नहीं है, बट सीक्वेंस नंबर लिखना और सही नंबर सीक्वेंस का लिखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अगर तुम फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो कर सकते हो, मना ही नहीं है। फर्स्ट के बाद तुम सीधा फोर्थ लिख सकते हो, सेकंड और थर्ड तुमने उचका दिए, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन इंश्योर करना फोर्थ क्वेश्चन लिखते वक्त तुम क्वेश्चन नंबर 4 का ही सोल्यूशन लिखो, मतलब सोल्यूशन 4 ऐसा करके लिखो। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन लिखा तो मैं लिखूंगा क्या, सोल्यूशन 1। उसके बाद मुझे फोर्थ क्वेश्चन आता है तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन या आंसर 4, ये चलेगा। लेकिन यहां मैं 4 ही लिखूंगा, भले मेरी आंसर शीट में सेकंड सोल्यूशन है आंसर शीट के हिसाब से, बट क्वेश्चन पेपर के हिसाब से तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो मुझे ये सीक्वेंसिंग में कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर नहीं करना है एग्जाम देते वक्त। सो केयरफुली राइट द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, केयरफुली राइट द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, डू नॉट मेक मिस्टेक इन दी सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर में मिस्टेक ना करें, यहां मैं लिख देता हूं सीक्वेंस नंबर में। सीक्वेंसिंग में तो तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, बट जो जिस क्वेश्चन का नंबर है तुम्हें वही क्वेश्चन का नंबर देना पड़ेगा। यह होगा अपना थर्ड पॉइंट, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन। ये यहां पर टॉपर बाजी मार जाते हैं, और तुम आजकल देखते होगे, पुराने पिछले 10 साल के रिजल्ट उठाकर देख लो, टॉपर्स पे महिलाओं का कब्जा रहा है। मतलब गर्ल स्टूडेंट हमेशा आगे रही है, और मैं बिल्कुल दाद देता हूं गर्ल स्टूडेंट की कि उन्होंने यहां पर क्यों बाजी मारी है, अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से और अपने आंसर देने के तरीके से।
और कहीं ना कहीं यहां पर जो बॉयज स्टूडेंट होते हैं वो पीछे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बॉयज स्टूडेंट को गर्ल स्टूडेंट से ज्यादा नहीं पता या उनका नॉलेज कम है, नॉलेज तो मैं कहता हूं दोनों का मान लो बराबर है, लेकिन गर्ल स्टूडेंट पिछले 10 सालों में टॉपर क्यों है? क्योंकि उनके आंसर लिखने की हैंडराइटिंग और पेपर को रिप्रेजेंट करने के तरीके में वो इवैल्यूएटर का दिल जीत लेती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इवैल्यूएटर उनकी कॉपी देखकर इतना प्रसन्न होते हैं, इतने खुश हो जाते हैं अपने मन ही मन में कि कितनी सुंदर हैंडराइटिंग है, और उनको यह लगता है कि यार इस राइटिंग के भी मेरे को मार्क्स देने चाहिए, तो वो वहां पर बाजी मार जाती हैं, जो कि जरूरी है। और हम बॉयज लोगों को भी बोल सकते कि भैया वो लोग भी ये चीज कर सकते, वो भी अपनी राइटिंग को सुधार सकते, क्यों नहीं सुधार सकते? तो यहां पर आपको प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो चीजें तुम्हारे दिमाग में संजो कर रखी है, दिमाग को संजोने से कुछ नहीं होगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, इवैल्यूएटर के पास तुम्हारा दिमाग नहीं जाता चेक होने, कॉपी जाती है चेक होने, और जब कॉपी जाएगी चेक होने तो कॉपी कितनी सुंदर है वो तुम्हारे दिमाग की सुंदरता भी बताएगी। क्लियर हो गया? क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में तुम वही लिख रहे हो ना, तो वो कितनी सुंदर है वो तुम्हारे दिमाग की सुंदरता दिखाएगी। इसलिए इवैल्यूएटर का अगर तुम चाहते हो दिल जीतना, कॉपी को सुंदर, नीट और क्लीन और प्योर हैंडराइटिंग में रखना होगा, बिल्कुल रखना होगा। तो यहां पर ड्रॉ अ लाइन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी सोल्यूशन। तो तुम्हें क्या करना है, हर सोल्यूशन के लिखने के बाद एक प्रॉपर लाइन बना देना कि यह मेरा क्वेश्चन सोल्यूशन खत्म हो गया। जैसे मैंने सोल्यूशन 1 लिखा यहां पर, जैसे मैंने यहां पर सोल्यूशन 1 लिखा, यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी उसके बारे में। उसके बाद मेरे को ब्लैक पेन से एक लाइन बनानी है ये, और उसके बाद मेरा नेक्स्ट सोल्यूशन आ जाएगा, दैट विल बी माय सोल्यूशन 2 या सोल्यूशन 4। फिर उसको मैंने यहां पर लिखा, फिर ब्लैक कलर से मैंने एक लाइन बना दी। डोंट मेक डबल लाइन, नॉट नेसेसरी कि तुम डबल लाइन बनाओ, बट वो लाइन ऐसी बनाओ कि हाईलाइट हो कि हां तुमने यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर, एक सोल्यूशन समाप्त किया, एक क्वेश्चन का आंसर, एक सोल्यूशन खत्म किया। ये चीज यहां होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसका तो बल्कि तुम एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लो ताकि तुम्हें एक काम आए कि हां इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तुम स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। तो ये तुम्हें टॉपर से भी आगे ले जाएगी चीज, अगर तुम ये चीज से रिप्रेजेंट इस तरीके से करोगे ना। मतलब टीचर, इवैल्यूएटर ने देख लिया कि अच्छा कॉपी, इतनी सुंदर राइटिंग, हर क्वेश्चन को सीक्वेंस सही लिखा है, हर क्वेश्चन के सोल्यूशन के बाद ब्लैक कलर से लाइन खींची है। मतलब जो इवैल्यूएटर है वो इतना खुश होंगी कि पहले कॉपी चेक करने के वो बीच में उठेंगी, थोड़ा डांस करेंगी और फिर कॉपी चेक करेंगी, नाचते हुए तुम्हारी कॉपी चेक करेंगी, इतने खुश रहेंगे वो। और खेल उन्हीं को खुश करने का है भाई, क्योंकि वहां पर तुम्हारे मार्क्स इवैल्यूएशन वहीं हो रहा है। ठीक है, फिर बाद में अगर तुम्हें लगता है तो तुम रीवैल्यूएशन करवाओगे, ये चीजें करवाओगे अगर तुम्हारे मन मुताबिक मार्क्स नहीं मिले, लेकिन काय को इतना रिस्क लेने का, वहां तक जाने का? संपट पड़ी मेरी बात? इसलिए पहले ही अपनी कॉपी को इतना प्रेजेंट कर कर भेजें कि कोई मार्जिन, कोई गुंजाइश हम ना छोड़े उनके लिए कि कहीं से वो मार्क्स काट सकें। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है 5th पॉइंट जो इसके बाद है, न्यूमेरिकल। अब रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके क्या? अब कई बार मेरे को यह डर रहता है कि जब मैं रिप्रेजेंटेशन पे बहुत जोर देता हूं तो बच्चे कुछ ओवर रिएक्ट भी इस बात पे कर देते हैं। वो कहते हैं कि सर हम तो बिल्कुल अच्छे से लिख कर आए और मैंने तो बकायदा सर्कल बनाया, सर्कल के बगल में फूल बनाया, 2-3 फ्लावर बनाकर आया हूं, और आंसर के बगल में फ्लावर के ऊपर तो मैं तितली भी बिठाकर आया हूं और वो तितली भी मैंने बनाई और पिंक कलर की। अरे भाई साहब, ड्राइंग क्लास का एग्जाम नहीं है वो तुम्हारे सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट से, जो मैथ्स है, साइंस है, टेक्निकल सब्जेक्ट से, उनका एग्जाम है भाई। तुम्हारे आर्ट्स का या ड्राइंग की वो तुम्हारी कलाबाजी नहीं देखना चाहते। तो रिप्रेजेंटेशन करना है और बहुत ही सिंपल मोड में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता अपना पेपर। मतलब बहुत कुछ झांकी ना दिखाते हुए सिंपल तरीके से भी हम इवैल्यूएटर को खुश कर सकते हैं, इवैल्यूएटर के दिल को प्रसन्न कर सकते हैं। और वो क्या तरीका है? जैसे सपोज इसमें एक और पॉइंट जो जोड़ा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के वक्त आप अपने आंसर को हाईलाइट, जैसे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करा, तो सपोज करो मेरा एक सॉल्यूशन है जो 12th नंबर का सॉल्यूशन है जो न्यूमेरिकल है। तो मैंने 12th न्यूमेरिकल को सॉल्व किया,
अच्छा, ये भी हम अलग कलर से लिखेंगे तो बढ़िया है। सॉल्यूशन की जो मार्किंग कर रहे हैं ना, जो सीक्वेंस मार्किंग कर रहे हैं, वो अगर हम अलग कलर से लिखेंगे तो बढ़िया है। सेम कलर से भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यस, कलर दो ही यूज करना है, ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक इंक। आप इसके अलावा कोई इंक यूज नहीं करना। ग्रीन कर सकते हो बट रिस्क मत लेना। रेड तो बिल्कुल बैन है। रेड तो इवैल्यूएटर का भाई फेवरेट कलर है, उसके लिए बना हुआ है वो। तो आप रेड बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। ग्रीन ग्रीन कर सकते हो लेकिन मत करना, क्योंकि आपका ड्राइंग का या आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जाम नहीं है, वो आपके सब्जेक्ट का एग्जाम है। इसलिए आपको सिर्फ दो ही कलर के पेन यूज करने हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक। ठीक है। अब जो आप सीक्वेंस लिखोगे, जो आप सीक्वेंस की मार्किंग करोगे, वो आप ब्लैक से कर सकते हो। तो यहां पर आप ब्लैक कलर का पेन यूज करके जो भी आपका सॉल्यूशन है आप उसको लिख लो। सपोज आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो उसका सॉल्यूशन आप यहां दे रहे हो 12 का, और यहां ब्लू कलर से पूरी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। सपोज करो x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आपको सॉल्व करना है। फिर यहां पूरा सॉल्व करोगे, 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 3। ठीक है। फिर x इक्वल टू 1 आप ऐसा निकाल लोगे। अब यहां पर देखना, यहां जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब तुमने फाइनल वैल्यू निकाल ली x इक्वल टू 1, तो सिंपल ये तुम्हारा आंसर है। उनने ये x की वैल्यू निकालने को बोला था, तो तुम्हें इसको एक बॉक्स में लगाकर ऐसे छोड़ देना बस, और यहां बस लिख देना दिस इज आवर आंसर। ये क्लियर हो गया। और इसके बाद सीधा ब्लैक कलर की लाइन से दूसरा क्वेश्चन चालू कर देना। ये हो गया। तो तुम्हें ये बॉक्स बनाकर, क्योंकि इवैल्यूएटर के पास अगर जो टाइम है वो कम है, जो टाइम है अगर वो कम है, तो वो इतना ना चेक करते हुए सबसे पहले ये बॉक्स चेक कर लेंगे। उन्होंने कहा x इक्वल टू 1 आया है, ठीक है, मार्क्स दे देते। फिर अगर उनको लगता है एक बार सॉल्यूशन गो थ्रू कर लेंगे, तो वो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन गो थ्रू कर लेंगे, यस मार्क्स, और यहां पर मार्क्स दे देंगे। समझ में आया? तो तुम बॉक्स बनाकर पहले ही उनको आंसर बता दो। बॉक्स बनाकर सीधा तुम उनको आंसर दे दो कि x की वैल्यू जो है वो 1 है। ये सॉल्यूशन नंबर 12 के x की वैल्यू 1। अब इसमें दो चीजें दिख रही है, एक सॉल्यूशन 12 और x इक्वल टू 1, ये दिख रहा है। तो यही चीज हमारा पर्पस होना चाहिए। फिर बीच में तो हमने पूरी कहानी कर रखी है, और यहां पर हमारा मार्क्स आ जाएगा। क्लियर हो गया? पक्की चीज क्लियर हो गई। तो ये चीज को आप ध्यान रखना, इन चीज के आपके मार्क्स होते हैं, इन चीज पर ही आपको मार्क्स मिलते हैं। क्लियर हो गया? x इक्वल टू 1 आपका एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर कई बच्चे बहुत कलाकारी दिखाते, पूरी झांकी तैयार कर देते, x इक्वल टू 1 को सजा देते, मतलब ये x इक्वल टू 1 x नहीं हो गया, कान्हा जी हो गए। और ये बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल सजाएंगे, जन्माष्टमी में जैसे कान्हा जी सजते वैसे पूरा सजा देंगे, मोरपंख बना देंगे, फूल बना देंगे, यहां पर स्टार बना देंगे, ठीक है, तितली लगा देंगे यहां पर, मतलब अलग ही कलाकारी चल रही है उनकी। ये स्टार लगा दिए, कुछ फूल बना दिए यहां पर, ठीक है, फूल के ऊपर तितली भी बिठा दी। मतलब भाई साहब इतनी कलाकारी बिल्कुल नहीं करनी है तुम्हें, ये बिल्कुल कोई कलाकारी नहीं करनी है, इन सबको हटा देना है, ये कोई काम के नहीं है। सिर्फ इतना ही तुम्हें स्टैंडर्ड आंसर छोड़ना है। क्लियर हो गया? इतने ही मार्क्स है। और ये बिल्कुल नहीं करना, ज्यादातर मुझे लगता है गर्ल स्टूडेंट ये करती हैं क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगता है, पिंक कलर के पेन से लिखकर आंसर को हाईलाइट कर दिया इस तरीके से। इतनी झांकी नहीं देखनी है, क्योंकि वो ओवर रिएक्ट भी हो गए ना तो भी दिक्कत है तुम्हारे लिए मार्क्स के। इवैल्यूएटर अगर कुछ उनको लगा कि नहीं ये ज्यादा ही बटरिंग कर रहे हैं, ये ज्यादा ही दिखाना चाह रहे हैं कि इनका आंसर इनको बहुत अच्छा आता है, तो वो ओवर रिएक्शन में तुम्हारे मार्क्स ना निकल जाए। इसलिए इस तरीके से सिंपल रिप्रेजेंटेशन करके भी हम चीजों को सुंदर दिखा सकते हैं। एंड इंश्योर करना राइटिंग सुंदर हो, पेन जो हो वो पिन पॉइंट वाला पेन हो, मतलब जो 0.5 mm का हो या उससे कम का हो, वो वाली थिकनेस का पेन का निब यूज करना, और सो दैट की राइटिंग अच्छी आए। ठीक है, और उसी लाइन के बीच में आए। तो ये आपका पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, पूरा पेपर इंश्योर करना कि तुम गिवन टाइम से 10 से 15 मिनट पहले कंप्लीट कर लो। इंश्योर करना कि तुम 10 से 15 मिनट पहले कंप्लीट कर लो। क्यों?
क्योंकि तुम्हें रिवीजन पूरे अपनी आंसर शीट का कम से कम 2 बार करना है, करना है, करना है, करना है, बिल्कुल करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि तुम बिल्कुल घंटी बजने के बाद भी लिखते रहते हो। मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन उस मोमेंट से भी पहले तुम रिवाइज करके रख लो। वो तो घंटी बजने के बाद भी जो तुम लेते हो, जो वहां पर इन्विजिलेटर होता है वो पूरा पेपर तुम्हारा छीनने की कोशिश करता है तुम्हारे, और उसमें बिल्कुल जोर लगा देते हो और फेविकॉल का जोर जैसा ताकत तुम आजमाने लगते हो। तो वो ताकत आजमाने वो मोमेंट तो आएगा, देखो क्लास में वो मोमेंट तो आना भी चाहिए। मतलब वो मोमेंट नहीं आया तो फिर क्या ही हमने किया, फिर पेपर वाली फीलिंग आती नहीं है। जब तक वो फाइनल बेल बजने के बाद भी अगर हम टीचर से ये नहीं बोले, हाँ टीचर बस एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, अरे टीचर जब तक आप उसकी कॉपी चेक कर लो, बस मैं एक आंसर लिख दूं, जब तक ये नहीं करेंगे तो देखो एग्जाम वाली फीलिंग नहीं आएगी। मैं तुमको क्लियर बता रहा हूं, ये तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो हर स्टूडेंट का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो करना ही चाहिए कि बेल बज गई तो आखिरी लाइन भी हम बेल बजने के बाद ही लिखेंगे, और टीचर बोलेंगे टीचर बस बस बस। ये तो करना है, फील तभी आएगा। लेकिन इस मोमेंट से पहले ही तुमको पेपर 2 बार रिवाइज कर लेना है। इस मोमेंट से पहले ही पेपर तुम्हें 2 बार रिवाइज कर लेना है। 2 बार रिवीजन अगर तुम पेपर का करोगे तो काउंट ऑन मी। फायदा बता देता हूं, तुमको जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा था या टूटा फूटा आ रहा था, मैं लिख के दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर अब तुम्हें और ज्यादा आ जाएगा। तुम करो, एक बार रिवाइज करोगे तो थोड़ा और मिलेगा, दूसरी बार करोगे तो और मिल जाएगा। जो तुम्हें आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा था वो सडनली आ जाएगा। काउंट ऑन मी। ये जादू होता है भाई, ये मैजिक होता है। कुछ चीजें नियति पे, नेचर पे भी छोड़ देनी चाहिए, और वो नेचर बोलता है तुम कोशिश तो करो। कायनात बोलती कोशिश तो करो, हम तुम्हारे साथ हैं भाई। पूरा यूनिवर्स लग जाएगा तुमको वो आंसर बताने में कि इसको कैसे भी वो आंसर मिल जाए। वो तब होगा जब तुम 2 बार रिवीजन करने की जद्दोजहद उठाओगे, कम से कम 2 बार। और कैसे करना है, ऐसे नहीं पेज पलट लिया और पेज गिन लिया, अरे नहीं, एक एक लाइन को देख लो। हाँ ये मैंने लिखा है, इसका आंसर ये था, हाँ ये लिखा है, अच्छा ये मेरे को नहीं आया, यहां पर मैंने कहा छोड़ा है, अच्छा मैंने इसके बाद छोड़ा है, अच्छा इसके बाद, मतलब इस तरीके से रिवाइज करना है 2 बार। मतलब एक रिवीजन पूरे पेपर का मारने में 5 से 7 मिनट लगेंगे, और दूसरे का मारने में फिर से 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा सा कम लग जाएगा, 4 मिनट 5 मिनट, टोटल आइडियल 10 मिनट तुमको चाहिए दोनों बार रिवीजन करने के लिए। और ये 10 मिनट तुम्हें निकालने ही होंगे। तुम्हें लगता है सर ये 10 मिनट फालतू है, मैंने पूरा पेपर देख लिया है, मैंने खुद ही लिखा है, मुझे मालूम है क्या है, काउंट ऑन मी। तुम वो 10 मिनट दे दोगे, तुमको फिर से 1 या 2 या 3 मार्क का इजाफा हो जाएगा। और 10 मिनट आखिरी के लेने पर अगर कोई हमारे 2-3 मार्क्स बढ़ा रहा है तो भाई बुरा सौदा नहीं है, ये बुरा सौदा नहीं है, ये अच्छा सौदा है, इट्स अ गुड डील। तो आपको क्या करना है, आखिरी के 10 मिनट में, उस मूवमेंट के आने से पहले, वो मूवमेंट समझ गए ना, जब तुम बेल बजने के बाद भी पेपर पर ऐसे हाथ रख लोगे, टीचर 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 लिखने दो, टीचर उसकी कॉपी कलेक्ट कर लो, मैं देता हूं आपको, वहीं आकर देता हूं, वो तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो करना है। उसके पहले 10 मिनट तुमको दोनों बार रिवाइज कर लेना है और लिख कर देना हूं। वो 10 मिनट के रिवीजन में तुम्हारा 2-3 मार्क्स बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। क्लियर हो गया? अगर तुम्हारा 99% भी आ रहा था उस पेपर में तो 100 आएगा, बस वो 10 मिनट रिवीजन के जरूर निकालना। तो रिवाइज द होल आंसर शीट ट्वाइस आफ्टर कंप्लीशन एंड देन स्पेंड टाइम ऑन दोस क्वेश्चंस व्हिच यू हैव लेफ्ट। और मान लो 10 मिनट के बाद भी अभी और टाइम बचा एग्जाम में, जाओ मत सीट छोड़ के। 3 घंटे तुम्हें दिए ना पेपर के लिए, पूरे यूज करो। क्या करना है घर जाके, तुम्हारा दोस्त जो दूसरे सेक्शन में, दूसरी क्लास में, दूसरे रूम में बैठा हुआ है, वो भी अभी पेपर दे ही रहा है। तो ऐसा तो नहीं बाहर जाकर खेलने लगोगे या घर चले जाओगे या पबजी खेलने लगोगे। घर जाकर भी क्या करोगे, घर आधे घंटे बाद भी जाना ही है, घर पे आधे घंटे पहले जाकर भी कुछ होने वाला नहीं है। टीवी में अगर कोई शो छूट रहा है तो उसको, अब तो इंटरनेट का जमाना है, अब तो सारे OTT प्लेटफॉर्म्स तुम्हारे पास है, उस शो को तुम बिंज वॉच कर सकते हो या फिर तुम उसको आगे पीछे करके पूरा शो भी देख सकते हो। क्या करना तुमको, पेपर अगर 2.5 घंटे में कंप्लीट हो गया तो 2.5 घंटे बाद ही सबमिट कर दी कॉपी और घर चले गए। बैठो ना एग्जाम हॉल में, बैठो ना, एग्जाम हॉल में बैठने का मनाही नहीं है। 3 घंटे पूरे यूज करो। 2 बार रिवीजन करने के बाद भी अगर तुम्हें टाइम बचता है तो उन क्वेश्चन में टाइम स्पेंड करो जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते। एट लास्ट सोचो क्या लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते, और दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है तुम उस क्वेश्चन के लिए वो लिख दो।
जो मैं तो कहता हूं कोई फिल्म की स्टोरी भी आ रही है, तुमने लास्ट मंथ कोई फिल्म भी देखी होगी, उसकी कोई स्टोरी तुम्हें आ रही है जो तुम्हें लगता है इस क्वेश्चन को तो इसमें लिख देना, लिख दो। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो लिख दो, काउंट ऑन मी। क्वेश्चन को अनआंसर्ड मत छोड़ो, बिकॉज हाँ ये तब है जब नेगेटिव मार्किंग ना हो, मतलब ये सब्जेक्टिव्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग हो तो फिर तो छोड़ना ही बेहतर है, फिर हर कुछ लिखने से अच्छा छोड़ दो। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पता है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मार्क्स कटेंगे नहीं गलत आंसर के लिए। आपको जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड समझ में आ रहा है ना, उसमें पूछा कुछ और है, लेकिन आपको मान लो सेल मेम्ब्रेन की या किसी मेम्ब्रेन की डेफिनेशन पता है, किसी भी चीज की डेफिनेशन पता है, उसमें कोई कीवर्ड है, उसकी डेफिनेशन लिखाओ। काउंट ऑन मी, उस क्वेश्चन का ना आंसर देने पर जो 0 मिल रहा था, एटलीस्ट वो 0 नहीं मिलेगा। लिख कर दे रहा हूं तुमको, 0 नहीं मिलेगा, तुमको थोड़ा बहुत कुछ भी नंबर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर उस केस में जब तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो। और उसमें इन्वेस्ट करो टाइम, घर मत जाओ कॉपी सबमिट करके, इन्वेस्ट करो वो टाइम। ये वो पॉइंट्स हैं जिसको अगर तुमने अमल कर लिया, जिसको तुमने अगर फॉलो कर लिया, तो मैं लिख कर दे रहा हूं, टॉपर से भी आगे निकलने में, मतलब अब तुम नए टॉपर क्लास के, तुमको कोई नहीं रोक पाएगा, तुमको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, तुम खुद भी नहीं रोक पाओगे। और एवेल्युएटर तो तुम्हारी टीम का आदमी हो गया भाई, इतनी प्यारी कॉपी तुमने उसको चेक करने के लिए दी है, वो तो तुम्हारी टीम का आदमी, वो तो तुमको पर्सनली बोलेगा ये कहां मिलेगा बंदा मेरे को। क्लियर हो गया? तो ये चीज को ध्यान में रखना, ये बंदा या बंदी मेरे को कहां मिलेंगे, एवेल्युएटर को ये मतलब पूछना चाहिए कि यार ये तो ऐसी कॉपी मैंने जन्म जिंदगी नहीं देखी। और सीबीएसई फिर उसको तुम्हें पूरा तरीके से क्या कर देगा कि भाई ओपन फॉर ऑल, सारे बच्चे इसको देखे, ये होती है आइडियल कॉपी, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे एग्जाम अप्रोच करना चाहिए, ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने आंसर्स को आंसर शीट पे। ये चीज है। क्लियर हो गया? तो आई होप आप इन सारे की पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, सारे की पॉइंट्स को एग्जीक्यूट भी करेंगे। मन में रखना नहीं है, इसको एग्जीक्यूट भी करना है एग्जाम के वक्त। और ये वो है जिनकी तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते शुरू में, ये वो है वो जिनकी प्रैक्टिस, ठीक है, मॉक टेस्ट देकर तुम कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, बट असली चीज तो मैदान में उतर कर ही होगी, वो एग्जाम के दिन ही होगी। तो जब तुम वो एग्जाम दो, तो बैक ऑफ द माइंड में कहीं ये सेशन चलते रहना चाहिए उस 3 घंटे में। वो 3 घंटे जो तुम पेपर दोगे, उसमें बैक ऑफ द माइंड में तुम्हारा ये सेशन चलना चाहिए कि अभिषेक सर ने हमको ये चीजें बताई थी, हमें इनको अमल करना है, ध्यान रखना है हमें इनका। और बहुत कोई ऐसे पॉइंट नहीं है जो तुम स्किप कर जाओ या कोई बहुत बड़ा एफर्ट तुमसे मांगे, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल बेसिक पॉइंट्स है सारे। अगर तुम ये करते हो, मैं लिख कर दे सकता हूं ये बात, काउंट ऑन मी, तुम्हारे मार्क्स में इजाफा होगा, तुम्हारा स्कोर और बेहतर होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब हम मिलेंगे जल्दी अपने अगले सेशन में। और जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स में केजी से लेकर 12 तक के मेन चैनल पर सारी चीजें अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स, हर क्लास के सब्जेक्ट्स और हर चैप्टर, हर टॉपिक का एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए, जो magnetbrains.com पर भी अवेलेबल है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बल्कि magnetbrains.com पर तुम्हें एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलती है, पूरी प्लेलिस्ट एक प्रॉपर मिलेगी, जहां पर तुम इसको एक्सेस कर सकते हो और विदाउट एनी कॉस्ट। कोई तुम्हें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेना, मतलब ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर के बाद तुम्हें बाकी कोर्स का कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई पैसा देना, कुछ भी नहीं, 100% फ्री एजुकेशन है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो करना ही है, साथ में उन लोगों तक शेयर भी करना है जो अभी तक आपको लगता था यार इसको पता, नॉलेज बहुत है, इसको आता बहुत कुछ है, लेकिन ये एग्जाम में बेचारा स्कोर नहीं कर पाता। तो उसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उसको नहीं पता कि एग्जाम में लिखना कैसे या क्वेश्चन पेपर अप्रोच कैसे करना है। उस तक ये सेशन पहुंचाओ, उस बच्ची तक, उस बच्चे तक ये सेशन पहुंचाओ। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसी के साथ यहां पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स की टीम को प्यार और सपोर्ट देते रहे। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।